वो एक सड़क छाप था और उसके पास पैसे नहीं थे, बाप उसको उसका डिसोन करता है। यहाँ पर 17 के करीब प्रॉपर्टी 11 उसके नाम पर है, बाकी बेनामी उसके हैं। टोटली वो उसकी मिस डिक्लेरेशन है और उसने झूठ बोला है अपनी डिक्लेरेशन में भी। मैं तो पूछ रहा हूँ कि उस फ्रॉडिये से उसने पहले तो दूरी शहरियत के बारे में झूठ बोला, वो भी हमने उस वक्त कहा था जब इसे साकिब निसार साहब ने NRO दिया था। इस वक्त हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर आबिद शेर अली मौजूद हैं, जो पिछले काफ़ी अरसे से यूरोप और बरतानिया में मौजूद हैं और यहाँ से वो काफ़ी स्टेटमेंट्स देते रहे। ख़ास तौर पर जो मौजूदा वफाकी वज़ीर हैं फैसल वाडा साहब, उनके हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ दावे किए हैं अभी तक, और उस हवाले से हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो बातें की हैं। आबिद शेर अली साहब, आपने मुख्तलिफ वो फैसल वाडा के हवाले से जो मुख्तलिफ दावे किए हैं, जिस पर उनकी तरफ से भी रिस्पांस आया, बहुत आप दोनों ने एक दूसरे पर बड़े शदीद हमले किए, वजह क्या? बहुत शुक्रिया शाह साहब। मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा जो वो पैसे पाकिस्तान से 40 मिलियन पाउंड के करीब मनी लॉन्ड्रिंग करके लाया है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के बेताज बादशाह है। एक साइकिल सवार शख्स, उसका बाप दादा कोई ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट के नहीं आए थे पाकिस्तान में। वो एक सड़क छाप था और उसके पास पैसे नहीं थे, बाप उसको उसका डिसोन करता है। बाकी उसके अजीज़ो कारब उसको डिसोन कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा करके बैठा है। मैं सोचना चाह रहा हूँ कि ना कोई इंडस्ट्रियलिस्ट फैसल वाडा, ना उसकी कोई ऐसा कोई उसका सोर्स ऑफ इनकम है जो जनरेट करके वो 45 मिलियन। ये देखें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है कोई बंदा अपनी वो रिसिप्ट्स को, अपनी चीज़ों को शो करे, उसके एसेट्स अगर मैच करते हों, जो उसकी डिक्लेरेशन है, जो उसके मामलात हैं उसके साथ मैच करते हों। उसकी आप वेल्थ स्टेटमेंट देख लें जो उसने 2016 से गालबन शुरू की। पहले तो उसने कभी वो भी डिक्लेयर नहीं किया कि उसके एसेट्स क्या हैं, उसके मामलात क्या हैं। यहाँ पर 17 के करीब प्रॉपर्टीज़ 11 उसके नाम पर हैं, बाकी बेनामी उसके हैं। वो सारे डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस मेरे पास मौजूद हैं और वो एविडेंस लेकर मैं मैंने किए हैं नेशनल क्राइम सेल को। वो इंशाल्लाह ताला 2-3 दिनों में मैं उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जो मैंने रिक्वेस्ट की हुई है उस पर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। देखिए, आप जो प्रॉपर्टीज़ का कह रहे हैं, आप 17 प्रॉपर्टीज़ कह रहे हैं, लेकिन 17 प्रॉपर्टीज़ का कोई सबूत मौजूद नहीं है। जो फैसल वाडा की जिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप कह रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने डिक्लेयर भी किया हुआ है, लेकिन अब आपका दावा है कि 11 प्रॉपर्टीज़ हैं। शायद फैसल वाडा ने 7-8 तक प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्होंने डिक्लेयर की हुई हैं, लेकिन ये उसका आप जो डबल जो अमाउंट लगा रहे हैं, ये क्या ज़्यादती नहीं है? ये मैं टोटली वो उसकी मिस डिक्लेरेशन है और उसने झूठ बोला है अपनी डिक्लेरेशन में भी। उसका जो फ्रंट मैन है फ़ाहद सुल्तान बिल्ला, मेरे पास उसके ख़िलाफ़ भी एविडेंस मौजूद हैं। लेकिन ये जो 11 के करीब प्रॉपर्टीज़ हैं उसका लैंड रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मैं शाह साहब, मैं फिर आपको कहूँगा, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं। आप भी यहाँ पर रहते हैं, आप भी इनके कवानीन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपको पता कि कितना बड़ा जुर्म है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को बाय करते हैं। मेरा सवाल है कि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ कैंपेन करते थे, तो ये सबसे बड़े सरगना है। 45 मिलियन पाउंड जो ये मनी लॉन्ड्रिंग करके लाया। मैंने तो शाह साहब उसकी रिसिप्ट्स मांगी हैं कि वो किधर हैं, वो किन ज़राए से इसने बनाए। क्या ये मैं आपको बताऊं, जो कराची के अंदर चाइना कटिंग हुई उसकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है, और ये भी फ्रंट मैन है। मुझे बताया जाए कि इसके बाद 45 मिलियन पाउंड
कहाँ से आए, इसके बाप दादा कोई जागीरदार थे, कोई इंडिया के नवाब थे, क्या थे, ये चपड़ासी की औलाद, इसके वाले साहब इसको नहीं पहचानते, इसने अपने मामे की प्रॉपर्टी पर यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, जिसने आकर टीवी को भी इंटरव्यू दिया कि इसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, बाप इसका डिसोन करता है। तो आप मुझे बताएं, जब वालिद कहता है एक सड़क छाप आदमी जो फैसल वाडा, उसकी इतनी जो उसकी शाहाना ज़िंदगी है ना, मैं आपको फिर अर्ज़ करता हूँ, शाहाना ज़िंदगी है, बिल्कुल ऐसे नवाबों की तरह, शौक़ से नवाबों की तरह रहे, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मुझे बताए कि वो पैसे उसने कैसे बनाए, किन सोर्सेज के साथ उसने मनी ट्रांसफ़र करके यहाँ पर लंदन में, ये देखें, पार्क लेन में उसकी प्रॉपर्टी, पार्क वेस्ट में उसकी प्रॉपर्टी, मेडावेल में उसकी प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद पार्क लेन है जहाँ पे वन हाइट पार्क है, आपको पता है प्राइम लोकेशन है, 19 पे उसकी प्रॉपर्टी है। आप मुझे बताएं, ये वाटर गार्डन है, ये एजवे रोड पे मौजूद है, ये आपको पता है कि इसकी लोकेलिटी किधर है, इसकी प्राइस क्या है, ये आपको भी पता है, आप माशाल्लाह यहाँ पे रहते हैं, मैं तो नहीं खरीद सकता। इसमें देखिए, फैसल वाडा साहब ने इस हवाले से ये कहा है कि उन्होंने जो पैसे हैं वो कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, और उनकी कराची में भी उनकी काफ़ी बड़ी एक वो बिज़नेस का सेटअप है, और पाकिस्तान से बाहर भी है। तो आप क्या उसमें उनका क्या हक ये नहीं है, जबकि बाकी सारे लोग प्रॉपर्टी बाहर अपने प्रॉपर्टीज़ का बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, क्या फैसल वाडा का ये हक नहीं है? शाह साहब, मैंने उसको हक की बात नहीं की, मैंने तो वो सोर्स मांगे हैं कि क्या उसने वो अपने डिक्लेयर किया हुआ है, अपनी जो इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स जो एनुअली वो सबमिट करता है, मुझे वो सोर्स बताए, मुझे एविडेंस दे, कहाँ पे। आज तक तो उसने यहाँ पे मुझे चैलेंज कर दिया आगे। आपको पता है कि अगर लंदन की सरजमीन पर मैं किसी पर इल्ज़ाम लगाता हूँ तो मुझे सू कर ले। अच्छा, तो आप ये उन्हें चैलेंज दे रहे हैं कि वो आपको यहाँ के बरतानिया में आपको सू कर सकते हैं, और उसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल, मैं उसको चैलेंज देता हूँ, वो मुझे यहाँ पर गलत साबित करे। पहले तो वो फ्रॉडिया अपना हिसाब देगा ना कि वो पैसे लाया कहाँ पे। मैं तो अभी भी मैंने जो रिक्वेस्ट की है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ की मैंने लिस्ट अटैच की है, और उसके जो फ्रंट मैन है उसको तो मैं फाहद सुल्तान बिल्ले को तो बताऊंगा कि 2-3 दिनों में कि उसका रोल क्या है। मैंने तो ये पूछा है कि 45 मिलियन पाउंड मुझे ये बताए कि क्या उसने वो शो किए हुए डॉक्यूमेंट या स्टेट बैंक का जो लॉ है उसको उसने फॉलो किया है, जिसकी वो प्रचार करता रहा है, वहाँ पे आके ये फ्रॉडिया बड़ी स्टेटमेंटें देता रहा है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि उस फ्रॉडिया से उसने पहले तो दूरी शहरियत के बारे में झूठ बोला, वो भी हमने उस वक्त कहा था जब इसे साकिब निसार साहब ने NRO दिया था। साकिब निसार का ये NRO याफ्ता है कि ये NRO ले लेते हैं, जैसे और भी NRO मौजूद हैं, वो उनको मिलते रहते हैं। तो मैं तो भाई अल्लाह आपके थ्रू कह रहा हूँ। क्या इसे आप कैसे कह सकते हैं साकिब निसार साहब ने कैसे NRO दिया? वो जो फॉरेन नेशनलिटी के हवाले से आपका ये इल्ज़ाम है? बिल्कुल फॉरेन नेशनलिटी के हवाले से मेरा इल्ज़ाम है, क्योंकि उन्होंने हमारी बहन सादिया अब्बासी साहबा को, जिन्होंने सबमिट किए हुए थे वो एविडेंस के, जी मैंने सरेंडर कर दिए ये नेशनलिटी, लेकिन उसके बावजूद उस शख्स ने उनको डिस्क्वालीफाई किया, उसी बेस पर हारून अख्तर को डिस्क्वालीफाई किया। लेकिन मुझे बताया कि जब वो 2 डिस्क्वालीफाई हो गए तो ये फूफी का पुत्र था किसी की, कि कौन सा, इसको क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई किया गया? इस तरह के बदमाशों के लिए पाकिस्तान उस वक्त देखिए, उस वक्त जो चीज़ उनके सामने, इनका जो फॉरेन नेशनलिटी का केस था वो सामने नहीं गया था। उन्हीं शाह साहब सामने गया, सुप्रीम कोर्ट में इसका चैलेंज किया हुआ केस। आप कैसे क्या इसके खिलाफ पिटीशन दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इस चोर फ्रॉडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की है कि इसकी ड्यूल नेशनलिटी, और इसको प्रोसीड नहीं किया गया। ये कवानीन क्या नून लीग पर लागू होते हैं कि नून लीग के MNAs को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, नून लीग के सेनेटर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो ये क्या था? तो साकिब निसार साहब ने इसको NRO दिया, और मैं समझता हूँ कि ये पहला वफाकी वज़ीर था जो उनके साथ जाके घर पे भी मिला, और इसकी तस्वीरें पब्लिकली आई भी, पब्लिक भी हुई। तो मैं ये कोड ऑफ कंडक्ट के भी ख़िलाफ़ है कि एक सिटिंग वज़ीर जाके जिसके ख़िलाफ़ पिटीशन हो, जिसके ख़िलाफ़ बहुत से मामलात हों, जिसके ख़िलाफ़ उसकी पिटीशन थी उस ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, तो वो कैसे जाके मिल सकता? तो ये NRO नहीं है, ये तजाद नहीं है, तो क्या है? अच्छा,
तो ये बताएं कि आप जो दावा कर रहे हैं कि इतने आपके पास जो उनकी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको वो मान रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने डिक्लेयर किया, एक तो उनकी जो टोटल अमाउंट है वो 45 मिलियन पाउंड नहीं बनती, वो कम बनती है, कुछ 15-20 मिलियन पाउंड तक शायद होगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं अगर आपके पास ये सबूत है तो आप पाकिस्तान में कोर्ट्स में क्यों नहीं जाते, इंस्टेड ऑफ सिर्फ कि आप मीडिया में आकर ये स्टेटमेंट्स दे रहे हो, उन्हें चैलेंज करते हैं? देखिए 3 के करीब उसकी प्रॉपर्टीज़ वो भी उसने ओवरराइट किया हुआ उसके ऊपर, और मामलात उसने गलत किए हुए, वो आपको भी पता ले आए उसकी जो उसने डिक्लेरेशन की हुई है बिफोर इलेक्शन कमीशन। 3 प्रॉपर्टीज़ का जिक्र है, 11 प्रॉपर्टीज़ उसके नाम है, बाकी 6-7 और किसी के नाम पर है, और किसी ज़राए के साथ उसने ये चोर बाज़ारी की हुई है। मैं तो शाह साहब इससे इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल आप भी ख़रीद लें, कोई भी ख़रीद सकता है, मैंने किसी पर नहीं कहता, लेकिन उसके सोर्स ऑफ इनकम आपको बताने चाहिए। जो आपने स्लोगन लगाया था, स्लोगन आपने रेस किया था कि जी ये लूट के ले गए, तो तुम लूट के लेकर आए कराची चाइना कटिंग के पैसे। मेरा सोर्स ऑफ इनकम जानने का राइट है, ये वजीर है नहीं है, ये पाकिस्तान का टैक्स पेयर है नहीं है, मुझे बताया कि पैसे ये उसमें जब आपने पहली बार इल्ज़ाम लगाए थे तो उस वक्त उन्होंने काफ़ी आपके ख़िलाफ़, आपने उनके ऊपर बड़ी शदीद ज़बान इस्तेमाल की थी और उन्होंने भी की थी। ये मामला तो आपका चलता रहेगा। आप ये बताएं कि ये जो पिछले दिनों अमेंडमेंट एक्ट है उसके हवाले से जो मुस्लिम लीग के अपने कारकुनों में बड़ी मायूसी फैली हुई है, क़यादत को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप लोगों को इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि आपने जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा था जिसके ऊपर आपने कई लोगों को उस वक्त साथ मिलाया, आपने उनको एतमाद में नहीं लिया और उनको जो लेट डाउन किया उनको। शाह साहब पहले तो मैं आपको 1 मिनट में लूँगा। अभी आप मुझे कैसे पूछ रहे हैं, आपके जो दी न्यूज़ अखबार में इसके ऊपर आर्टिकल छपे फैसल वाडा के ख़िलाफ़, इसकी ड्यूल नेशनैलिटी पे भी छपे और इसकी मनी लॉन्ड्रिंग पे भी छपे। फ़ाखिर दुरानी की रिपोर्ट पढ़ लें आप अपने आर्टिकल्स पढ़ेंगे इस चोर के ख़िलाफ़ क्या क्या लिखा है। या तो फिर आपका भी अखबार फिर गलत बयानी कर रहा होगा, अगर आबिद शेर अली गलत बयानी कर रहा है। मैंने तो इनिशिएटिव लिया था पिछले साल, आपको भी पता है कि तमाम प्रॉपर्टीज़ जो लंदन की महंगी तरीन जगह है वहाँ पर शहनशाहों की तरह रहता है। नंबर 2, जो आपने बात की वोट की इज़्ज़त को, हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कायम है। वोट की इज़्ज़त का तकद्दुस नवाज़ शरीफ साहब ने जेल में रहकर बहाल किया, मरीम नवाज़ साहबा ने वहाँ पे बहाल किया। नवाज़ शरीफ साहब वोट के तकद्दुस के लिए फ्लाई करके आए। अब जहाँ पर अदालतों में इंसाफ ना हो, जहाँ पर उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया, उनकी फैमिली को किया गया, उन्होंने अपनी जो अहलिया मोहतरमा था का चेहरा मुबारक भी नहीं देखा जो जब वो वफ़ात पाई। तो इससे बड़ी और कीमत कौन दे सकता है? सारी कीमतें दी। देखें, पाकिस्तान की फ़ौज हमारी अपनी ज़ाती फ़ौज है, कोई इंडिया की फ़ौज नहीं है। देखें, जहाँ पर उनके सिपा सलार की बात है, अगर आर्म फोर्सेस को ज़रूरत है तो ये उनकी मंशा के मुताबिक मामला चलते हैं। तो इसमें वोट की इज़्ज़त का अदारों के साथ टकराव से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने पाक फ़ौज के जो इज़्ज़त है उसको भी मलूज़ खातिर रखना है। अब दुनिया को तमाशा नहीं दिखा सकते कि अदारों के साथ कन्फ्रंटेशन होती जा रही है, कि हम मामलात को पाकिस्तान को एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ। तो आप यानी इस राय की हामी है कि ख़ास तौर पे जो हमारे जो डिफेंस के इदारे हैं उनके साथ मिलकर चलना चाहिए, किसी भी हवाले से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई मिसगिविंग नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अफवाज के साथ मिलकर चलना पाकिस्तान और पाकिस्तान के सियासी अमल के लिए बेहतरी है। मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान के दफा के लिए भी ज़रूरी है, और पाकिस्तान को दुनिया के अंदर जो चैलेंजेस दरपेश हैं तो उसमें हमारा अदारों के साथ मिलकर बैठकर मुशावरत के साथ चलना ये खुश आइंद है। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए भी बेहतर है, और सिस्टम के लिए भी बेहतर है। तो ये पिलर हैं स्टेट के, और जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो देख लें कि वो क्या इंडिया की आर्मी के हामी हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के हामी हैं। तो ये उन लोगों की कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनका भी जो इमेज है उसको दुनिया की नज़र में अच्छे तरीके से लेकर जाना चाहिए। मिलजुल कर हमें पाकिस्तान की सलामती के लिए, खित्ते की सलामती के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, और आखिरी सवाल ये है कि उसमें आप काफ़ी अरसे से आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, तो क्या वहाँ आपको कुछ
मसला है, या क्या आपको वापसी पे जाकर फैसलाबाद जाकर पाकिस्तान जाकर सियासी एक्टिविटीज़ के हवाले से आपका क्या फ्यूचर प्लान किया? शाह साहब कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह के फजल करम से वहाँ पर एक्टिव हैं, सियासत वो करते हैं। मेरे बड़े भाई जो मेयर रह चुके हैं माशाल्लाह वो एक्टिव है, मैं भी एक्टिव हूँ। तो ज़रा आराम भी करना चाहिए काम के बाद, तो फिर पूरी स्ट्रेंथ के साथ दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए फील्ड में। वो इंशाल्लाह आपको अगले महीने करते नज़र आएंगे।